गॉस लॉ में एक टर्म आएगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम इसको क्लियर करेंगे क्योंकि इसका लेना देना यहां पे बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई, और फाई के नीचे ई लिखना है क्योंकि फाई इज द सिंबल ऑफ ओनली फ्लक्स, ई मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल को कुछ और लिखा होगा तो दूसरी चीज का फ्लक्स। फाई होता क्या है, फ्लक्स होता क्या है? खाली फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रही है। जैसे यहां पर 3 लाइन क्रॉस कर रही है तो यहां का फ्लक्स 3 हो गया। 4 कर रही होती 4 हो जाता। तो दे आर जस्ट नंबर ऑफ लाइंस। इट मींस कि ये एक स्केलर क्वांटिटीज है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है खाली। ठीक है, तो फ्लक्स की जनरलाइज फॉर्म क्या है? जनरलाइज फॉर्म का मतलब हो गया जो कहीं पे भी लग जाए। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इंटीग्रल। ये डॉट लगा है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर है। खाली लिखते ही नहीं जाना है, समझना भी है साथ साथ। ऐसा नहीं हो कि मतलब दोनों काम करने हैं, कोई एक सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए कोई सा भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम अच्छे से जानते हैं। ये एक नई चीज आई हमारी दुनिया में, क्या इसको बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ये कोना इसी को डेडिकेट करते हैं। यहां पे पढ़ डालेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर का मतलब हो गया किसी सर्टेन एरिया से 90 डिग्री पर निकलने वाला वेक्टर। सपोज ये कैसा एरिया है, ऐसा, लेट्स से ऐसा लेटा हुआ, कुछ थोड़ा सा टिल्ट, एकदम स्ट्रेट। 3 एरियाज बनाए मैंने। तो ये लेटा हुआ है तो इससे 90 डिग्री पर, ये है एरिया वेक्टर। ये ऐसा है तो इससे 90 डिग्री पर, ये हाथ ऐसा है तो 90 डिग्री पर, ये एरिया वेक्टर है। ये ये रहा एरिया वेक्टर। सिंबल एस। एरिया मींस क्या? ऑब्वियसली अगर ये होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मान के चलते हैं 2 इंटू 2 साइड होगी अगर ये, तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। जैसे मैं इसको ले लेता हूं 4 मीटर स्क्वायर, बट ये ऊपर की तरफ, तो साथ में क्या लिखना है? जे कैप। ये एरिया वेक्टर हुआ क्योंकि यहां पे एरिया की डायरेक्शन है। किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन, ये सब एरिया अभी तक वेक्टर वगैरह नहीं था, अब क्यों हो गया, है ना ये सब? लेकिन स्टिल मैं इसको डाल दूंगा कॉन्सेप्चुअल डाउट्स वाली प्लेलिस्ट में, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। कुछ नहीं बेटा, कुछ एक क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें ये स्टडी करना होता है कि पर्टिकुलर चीज की ओरिएंटेशन चेंज करने से उसका इफेक्ट कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर टीवी ऐसे देख रहे हो तो आप देखोगे कि बहुत तेज ब्राइटनेस होती है, और अगर आप धीरे 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 ऐसे टिल्ट करोगे तो आपकी आंखों पे उतना इफेक्ट नहीं आता। तो लाइट की स्टडी में एरिया वेक्टर काम आएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां एरिया वेक्टर काम आ रहा है। हीट, जैसे हीट, अगर हीट की लाइंस अगर सामने से आ रही है, यहां से हीट निकल रही है, आप थोड़ा टिल्ट कर दो तो उसका इफेक्ट आ रहा है आप तक, लेकिन कुछ कम आ रहा है।
तो ऐसी चीज जिनके ओरिएंटेशन चेंज करने से उसके इफेक्ट कम हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, वहां पे एरिया वेक्टर की स्टडी होती है। ज्यादा हम देख लेंगे कहीं सेपरेटली, लेकिन अभी आगे चलते हैं। अच्छा, ये समझ आया। तो इस हिसाब से ये तो जनरलाइज फॉर्म हो गई। एक फॉर्म जिसको बोलते हैं फाइनाइट साइज फॉर्म। फाइनाइट साइज में ds तो s हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल्स टू E डॉट एस ओनली। उससे ये फॉर्म बनाई है मैंने। तो अब जरा ऐसे सोचो। अच्छा, यहाँ पे एक बात की, ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसा थोड़ी जरूरी नहीं है ऊपर ही रहेगा। आपको नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जो आप लोगे वो फिक्स रहेगा पूरे क्वेश्चन में। लेकिन अगर क्लोज सरफेस हुआ तो, क्लोज सरफेस हुआ तो फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिकल सरफेस हुआ तो इसका एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे हो गया, लेफ्ट वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, फ्रंट वाले फेस का एरिया वेक्टर सामने हो गया, पीछे वाले फेस का एरिया वेक्टर पीछे हो गया। कितने सारे फेस हैं उतने सारे एरिया वेक्टर 90 डिग्री। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए देखो, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और ये तीसरा सरफेस, ये वाला, ये तीसरा सरफेस। पानी की बोतल है, ले ले। कोई बात नहीं। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे, दो एरिया वेक्टर, लेकिन तीसरा सरफेस भी तो है, तीन सरफेस है टोटल यहां पर। तो मैं अगर यहां पर छोटा सा एक कॉलम बना लूं तो उस टाइम पे मैं कह दूं एरिया वेक्टर ऐसा है इस पॉइंट पर खाली, लेकिन अब आप बोलोगे सर ऐसे तो इस पॉइंट पर इधर होगा। बिल्कुल सही सुन आप बोल रहे हो। आपने जो छोटा सेक्शन बनाया है एकदम उससे 90 डिग्री पर देखो, तो यानी ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी अभी थोड़ी देर में आगे, सीधा सीधा। तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इधर, एक छोटा सा सेक्शन बनाया इसका इधर। तो फाइनाइट साइज में फॉर एग्जांपल ये साइड ए है, ये साइड ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अगर मैं यहां से एरिया वेक्टर ऐसा ले लूं तो एंगल कितना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, जीरो। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो। फॉर्मूला क्या है, ई एस कॉस थीटा। तो ई एस कॉस जीरो विच इज ई एस ओनली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है अलोंग द सरफेस और एरिया वेक्टर ऐसा है तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ई एस कॉस 90 विच इज जीरो, फ्लक्स इज जीरो। कॉस जीरो 1 हो गया बेटा।
थर्ड केस, थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यूं जा रही है और हमारी बॉडी बेटा ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है टिल्टेड, तो ये हो गया ई, बट एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा, एंगल बिटवीन देम इज लेट्स से थीटा। समझ आ रहा है या बस मशीन चले जा रही है हाथ वाली? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ली एरिया वेक्टर के, एक बार 90 डिग्री पे ली और एक बार दोनों के बीच में थीटा लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी और थीटा इसका एरिया वेक्टर का ये थीटा एस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस केस में दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ई कॉस थीटा, कॉस मैं इसको अल्फा बोल दूं, इसको मैं अल्फा बोल दूं, अलाउ मी, तो ये हो गया ई कॉस अल्फा, और एक नीचे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट ई कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट ई साइन अल्फा। तो ई कॉस अल्फा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ई कॉस अल्फा इसकी जगह रखा, एरिया वेक्टर के लिए लिखा एरिया वेक्टर, कॉस के साथ क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना ई एस कॉस अल्फा। अगला कौन है, ई साइन अल्फा, नीचे की तरफ किसकी जगह रखा, इसकी जगह रखा, एरिया वेक्टर किधर है, ऐसा, दोनों के बीच में एंगल 90, कॉस 90 0, तो सब कुछ जीरो ही हो गया, यानी सिर्फ ये काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को क्रॉस कर ही नहीं रही है, ये तो जस्ट टच करके पास कर रही है। ठीक है, now few problems on flux. प्रॉब्लम्स किस पे, फ्लक्स पे। ये एक लेटी हुई डिस्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, इट्स अ डिस्क lying on x y z, तो lying on एक्स जेड प्लेन, ठीक है, ऐसे लेटी हुई है डिस्क, रेडियस ले लो r, r is the radius, r is the radius of the disk, find flux, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपसे फ्लक्स पूछा है, क्या फाइनाइट साइज बॉडी है, हाँ फाइनाइट साइज बॉडी है, ई एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है तो ई, एस कितना हो गया, डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया, थीटा कितना बेटा 30 डिग्री, कॉस 30 √3/2,
So it's root 3 by 2 into E times pi r square. बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एंगल पर है ना। ये आंसर होना चाहिए क्या? ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंपोनेंट भी सोचो, तो भी तो यही होना चाहिए बेटा। एक गलती जो आपने की वो आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको जो एंगल दिखा आपने वो ले लिया ना। एरिया वेक्टर क्या था? एरिया वेक्टर था इससे 90 डिग्री वाला पार्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये। दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज इलेक्ट्रिक। वेयर इज एरिया वेक्टर? हियर इज एरिया वेक्टर। So you should consider this angle. Instead of that, you count this. तो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 1/2 आंसर। हाँ भाई, बात समझ आई? क्यूब की ईच साइड है ए। फाइंड फ्लक्स फॉर दिस क्यूब, टोटल फ्लक्स। फाइंड टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब। देखो बच्चों, सीख रहे हो, अभी सीखो। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है? ई एस कॉस थीटा। एस इज एरिया। कितने फेस है यहाँ पे? 6 फेस है, तो 6 बार ये फॉर्मूला लगेगा। सारे फेसेस को नाम दो। सबसे इधर वाले फेस को नाम दिया 1, तो मैं बोलूंगा 1, मैं इसको बोलूंगा 5 1। ऐसे इधर वाले फेस को मैंने नाम दिया 5 2, तो मैं बोलूंगा 5 2। और ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। 5 3 5 4 5 5 5 6। तो इन सब का जो एडिशन होगा वो ही टोटल फ्लक्स होगा, वही टोटल फ्लक्स होगा। 5 1 बोलेंगे बेटा मेरे साथ। फॉर्मूला क्या है? ई एस कॉस थीटा। थीटा कितना? 0 डिग्री। एस कितना? ए स्क्वायर। ई तो ई नॉट आई कैप। तो ये क्या बनी? ये क्या बना? 5 1। 5 2 क्या बनेगा बेटा? ई एस कॉस कितना बच्चों? ये है सेकंड फेज। एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। -1। तो ई नॉट आई कैप और ए स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए एक दूसरे से। 5 3 5 4 5 5 5 6 सारे जीरो हो जाएंगे, बिकॉज थीटा 90 रहेगा। पहले एक बार सोच लो कि थीटा 90 रहेगा या नहीं रहेगा ना। सबके केस में, हर एक केस में, हर एक केस में। समझ गए ना मेरी बात तुम? लेट्स से कि ये क्यूब है, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बेटा, तो इधर का एरिया वेक्टर जो पीछे जा रहा होगा वो भी तो 90, ये भी तो 90 मेरी इस फिंगर से, ये भी तो 90 मेरी इस फिंगर से, ये भी तो 90 मेरी इस फिंगर से। इन दोनों को तो मैंने देख ही लिया। टोटल 0। कितनी बात समझ आई? एक लाइन लिख लो। कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ना कोई क्लोज सरफेस रहेगा, एंड उसमें चार्ज वार्ज ना दिया हो, कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा ना, वहां पे फ्लक्स 0 ही होगा।
हमेशा। आप कैलकुलेट करोगे तो भी जीरो ही आएगा। राइट डाउन, इफ अ क्लोज्ड shape is placed in a uniform field, the net flux is always zero because of external electric field. बट ये जरूर लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म। अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, इसलिए जीरो होगा। शायद वो कुछ समझ आया मैंने क्या बोल रही हूँ। कहते हैं जो अंदर आ रहा है तो बाहर जा रहा है ना, इसलिए जीरो होगा। तो इसमें यार तुम क्या बोल रहे हो, अंदर आया बाहर गया। वो ये कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो अब इसकी बात को पकड़ते हैं, जो ये इसने अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है, इसके आंसर कर। जितना एंटर कर रहा है क्या उतना ही एग्जिट कर रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती तो एंगल भी अलग होता है। एंगल पे बाद में जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो अगर वेरिएशन में है, अगर वो बढ़ रही है, ई एक्स स्क्वायर समथिंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, क्या इस पॉइंट पे उतनी ही एग्जिट कर रही है? नहीं, मतलब कुछ फील्ड अंदर एक्यूमुलेट है। तो फील्ड है तो वो फ्लक्स भी देगी। एक क्वेश्चन है असल में ही इसके ऊपर, ठीक है, लिख रहा हूं, आप इसको करना होमवर्क में, ठीक है। आप कुछ मत करो, ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन को थोड़ा सा खसका लो बस। एक्स को यही रहने देते हैं, वाई को एकदम यही शेप है। आप ऑब्वियसली आप दूसरी शेप बनाओगे, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ठीक है। ये यहां से डिस्टेंस ए दिया हुआ है और यहां से डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, ठीक है। मैंने तो बहुत ऐसा रफली बना दिया, तुम थोड़ा अच्छा सा क्यूब बनाना। इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दे रहा हूं मैं, ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो फ्लक्स जो है टोटल, होमवर्क में फ्लक्स आएगा ई नॉट ए क्यूब। आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा मुझे भेजना, ठीक है। नहीं आए तो भेजना। अभी तक मैंने कहीं पे भी चार्ज की बात की क्या? चार्ज देने जैसी कोई बात ही नहीं की अभी तक मैंने। हम तो खाली अभी तक ये पढ़ रहे थे, ई डॉट डी एस। अब गॉस ने बोला कि ये इसके इक्वल होता है, और साथ में उसने यहां पे एक चीज लगा दी ऐसे। इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है कि एक क्लोज सरफेस हमेशा आपको लेना है। ओपन सरफेस के लिए बात ही नहीं होगी यहां पे। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो इंटीग्रल परफॉर्म होगा, ये क्लोज सरफेस के लिए होगा। तो मैं पॉइंटर में नहीं लिखवा रहा कि गॉस ने क्या क्या बोला। क्लोज सरफेस होगा, सिमेट्रिक सरफेस होगा, तब ही ये वैलिड है। सिमेट्रिक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सिमेट्रिक बना देंगे। मैंने 2 बार सिमेट्रिक लिख दिया। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बना देंगे, ठीक है। मैंने क्यों 2 बार लिख दिया तुम्हें मालूम है? बनाएंगे इसलिए क्योंकि हमें गॉस लगाना है। अब अगर मैं यहां डी फाई लिख दूं तो ऐसा इंटीग्रल हो गया, अगर मैं खाली ऐसा लिखूं तो ऐसा लिखा रहने दो, दोनों से। ये है जनरलाइज फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, जनरलाइज।
बट इस फॉर्म से डेरिवेशंस जल्दी याद नहीं होंगी, जल्दी होंगी नहीं। इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म इज ई एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है, ये याद रखना है, सारी डेरिवेशन इसी से। ठीक है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि गॉस की जब बात हुई तो लेफ्ट हैंड साइड तो फाई आया ना, तो गॉस इज ऑल अबाउट फ्लक्स के बारे में। बट हम क्या कर रहे हैं, ई को इधर छोड़ के क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट और एस को इधर कर दिया। हम इसको किसके लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है। इनसाइड द गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, यहां लिख लो। क्यू इन मतलब चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। That could be real or maybe imaginary. अब मैं एक ही बोर्ड पे 4-5 डेरिवेशन करूंगा, तो एक फ्रेश पेज निकालना, एकदम एक फ्रेश पेज। और अब आप लिखना नाम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उस पेज की टॉप हेडिंग पे लिखना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बेटा। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, चैनल में देखो चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहली एप्लीकेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर वहां पे बेटा एक ऐसी लाइन, नीचे लाइन लगाना पूरी। ठीक है। देन सेकंड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, ये ड्यू टू लिख लेना, लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज। देन फिर एक लाइन थिन शीट, थिक शीट, इस साइड मैंने ज्यादा स्पेस दे दिया इनको। हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। ये एप्लीकेशन है सारी। चलो बेटा शुरू करें। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यू नो गाइस क्या होती है। ये आर के बाद ही क्यों रुक जाते हो, पावर लगेगी या नहीं लगेगी, अटक जाते हो। फ्लो चार्ट दे दिया फिर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, बट वो बाय कूलम्स लॉ थी, अब बाय गॉस लॉ कर रहे हैं। सी क्या बोला, एक पॉइंट चार्ज है प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, उसके उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्वेश्चन, बट किससे कर रहे हैं, गॉस से कर रहे हैं। क्या है, कोई क्लोज सरफेस है क्या, नहीं है, तो बनाएंगे, बनाते हैं। एक क्लोज सरफेस बनाया, एकदम क्लोज। ठीक है बेटा।
ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेना होता है एरिया वेक्टर में। तो इस फॉर्म, यहां पे सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ई एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये ई डॉट एस होते थे, डॉट हटेगा तो कॉस आता था, तो एंगल यहां कैसे देखेंगे। वैसे तो ये बात प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में बताई जाती लेकिन समझो कि अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी। और ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, तो ऐसे निकल रही होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटा सा एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा ना, दोनों। तो यानी अगर यहाँ पे एक एरिया होगा तो वो भी तो ऐसा ही होगा, तो इसलिए cos 0 1 होगा। ये एरिया कितना है बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख गया मुझे, मैं इसको के लिख दे रहा हूं, क्यू को क्यू लिख दे रहा हूं, नीचे आर आया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपने किया बाय गॉस। ये लाइन ऑफ चार्ज जो है इसको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, या इनफाइनाइट रॉड भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से आए तो कंफ्यूज नहीं होना। एक रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी यूनिफॉर्म। क्या ये किसी गॉसियन सरफेस से दिख रही है हमें, कोई क्लोज सरफेस यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बनाएंगे। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल था, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होगा, लेट्स सी, ऐसा, 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 ऐसा। सर व्हाई दिस, और कोई क्यों नहीं। अगर किसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसी ने बोला कि आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमने कहा ठीक है, आर डिस्टेंस पर ही सरफेस बना देंगे। मैं अगर रॉड हूं खाली, तो अगर मुझसे इस पॉइंट पर मार करके टिप पे पूछा है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे उसी पॉइंट से पास होते हुए गॉसियन सरफेस हमेशा बनता है। ये याद रखो, 4th 5th चैप्टर रेप्लिका आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड में। जिस पॉइंट पे पूछा है वहीं से गॉसियन सरफेस की बाउंड्री पास होती है। तो ये अगर आर है, अभी अभी सिलेंडर का फ्लक्स निकालना हमने कुछ देर पहले सीखा, तो मैं यहां पे सीधा लगा दे रहा हूं फ्लक्स का फॉर्मूला, क्योंकि फाई ही तो ई एस के इक्वल है। फाई इज इक्वल्स टू ई एस, और ई एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बट कितने फाई हैं हम मेरे पास यहां पर, 1 2 3। एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। आप समझ पा रहे हो ना तीसरा सरफेस मैं किसको बोल रहा हूं बेटा, हाँ समझ पा रहे हो ना तीसरा सरफेस में किसको बोल रहा हूं, ये जो कर्व्ड है थोड़ा सा, समझे। तो अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा काटा है मैंने इसका, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इस एरिया का एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा। क्या अगर मैं यही ऐसा कटा हुआ सरफेस पीछे देखूं, तो स्क्रीन के पीछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर होगी, एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा। इधर देखूं या सामने देखूं, हर तरफ एंगल्स, जिस भी पॉइंट पर आप एरिया वेक्टर देखोगे, जिस भी पॉइंट पर आप एरिया वेक्टर देखो, लेट्स से आप इस एरिया पे देखना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यहीं से क्रॉस कर रही है। यहां से देखना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से क्रॉस कर रही है, क्योंकि चार्ज से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है।
तो फाई 1, फाई 2, फाई 3, मुझे बताओ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है बेटा, ऐसे आगे तक, ऐसे नीचे तक पॉजिटिव। तो एरिया वेक्टर यहां पे तो ऊपर हो गया ना, एस ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एंगल कितना हुआ 90, तो फाइव 1 इज 0, फाइव 1 खाली, मैंने 1 की बात की, टॉप सरफेस की एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी। ये 2 की बात करें तो 2 कैसा हो रहा है, ये सरफेस है ना नीचे वाला, तो एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऐसी ऐसी, तो चार्ज कहीं अगर हर जगह ही मिलेगा तो नीचे नहीं तो हो सकता है इधर इधर। लाइक अगर एरिया वेक्टर नीचे है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो नीचे हो सकती है। क्वेश्चन नहीं समझा बेटा मैं तुम्हारा, जैसे ये है, जैसे जब हम इस सरफेस की बात कर रहे थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी निकल सकती है। हाँ वो मैं थर्ड में लूंगा। तो जब हम नीचे और ऊपर वाले की बात कर रहे हैं और हमारा एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे जा सकती है, बट आप तो क्या ऊपर इसके जस्ट चार्ज है, कैंसल होंगी नहीं होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप सोच रहे हो। नहीं ठीक है, तब भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो फाई 2 भी 0, फाई 1 और फाई 2 क्यों 0, बिकॉज थीटा 90, परेशानी, इन दोनों में कोई परेशानी। थर्ड का मुझे बताओ, थर्ड सोचने लायक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में है, ये बात समझ आ रही है आपको। अगर मैं सिर्फ इतना सा सरफेस ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर, चाहे किधर भी देख लो, इस सरफेस पे खाली, खाली इस सरफेस पे। लेकिन जिधर भी आप देखोगे वहां पे एक छोटा सा कॉलम जरूर बनाओ। तो ई एस कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, एस कितना, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना, सब पता है, यही नहीं पता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया मैं तो नहीं बोलूंगा, और ये रिकॉर्डिंग में ये अपलोड भी करूंगा, तुम लोगों को सिलेंडर का सरफेस एरिया नहीं पता है भाई, ऐसे ऐसे करोगे। हाँ सोचो, एक बोल रहा है पाई आर स्क्वायर, ऐसे करोगे, एट्थ में सीखते हैं सबसे पहले हम लोग ये, क्या आपको ऐसे खोलते तो वही बनता है। कैसे भी सोचो ना, अब मैं यहाँ पे तुम्हें वो यार मैं ये सब याद कैसे कराऊं तुम्हें, एक हो गया एक बार, भैया तो कहीं और ही जा रही है, सोचो, एक रिंग है, पेरीमीटर क्या हो गया रिंग का 2 पाई आर, और उस रिंग को कहां तक एक्सटेंड करना है, एल लेंथ तक, 2 पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, वो भी काम आएगा, वो भी बता रहा हूं जल्दी याद कर लो क्योंकि सारी ज्योमेट्री यूज होने वाली है आगे। तो 2 पाई आर एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, चार्ज अपॉन लेंथ becomes lambda, linear charge density, so the formula becomes lambda upon 2 pi epsilon naught into r, electric field। हाँ वो तो कितना तोड़ो मरोड़ो आपके हाथ में है। यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में इनवर्स रिलेशन है, तो ये ग्राफ बना लेना, ये तब भी होता है, लेकिन बस ना बेटा ये जो कर्व है ना इसकी पिच में थोड़ा बहुत चेंज आता जाता है बस, नहीं क्योंकि अच्छा इस साइड भी कोऑर्डिनेट में इधर भी आने की बात कर रही है क्या,
जैसे एक इधर भी बनता है, ऐसा बनता है, वो नहीं उसकी नहीं वो नहीं, जैसे वो जो नहीं पढ़ा था इसमें, टूल्स में पड़ता है। उसमें इसमें तो पढ़ा था ई और आर स्क्वायर का जो रिलेशन होता है उसमें ट्रायंगल का। इसका नाम वही है, जब स्क्वायर होता है और जब स्क्वायर नहीं होता, दोनों में एक बात बताओ, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी तो कम ही हो रही है ना, लेकिन एक में वो वैल्यू ज्यादा तेजी से कम हो रही है, एक में कम तेजी से कम हो रही है, इतना ही तो फर्क है। तो ग्राफ सेम रहेगा, जो कर्वेचर है वो थोड़ा दबता और कम होता है बस। जैसे एक में बहुत स्पीड में निकलेगा, एक में थोड़ा कम स्पीड में निकलेगा। बात समझ आई? हाँ नहीं बोल रहा है कोई भी यार। आ रही है, ठीक है। सोचो यही सारा मंथन करते रहे आप। थिन शीट, थिन शीट है, वो तो आंसर याद है। आंसर का क्या करें हम, तो डेरिवेशन करनी है। थिन शीट में जब नाम ही थिन शीट हो गया, मतलब बहुत पतली सी पॉलीथीन। पॉलीथीन का क्या होता है, इधर कुछ लगा होता है तो इधर भी दिखता है ना, तो यानी अगर चार्ज इस साइड है तो वो उस साइड भी अपना इफेक्ट सेम रख रहा है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि अगर चार्ज की फील्ड इधर भी है तो चार्ज की फील्ड इधर भी है। बट यहां पे प्रॉब्लम हमारे साथ ये है बच्चों कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे। तो इमेजिन कि एक सिलेंडर को मैं इसके अंदर, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं। ये है गॉसियन सरफेस। और फिर से आओ, अभी अब तुम्हें सिलेंडर का फ्लक्स लेना तो आता है, तीन सरफेस होते हैं, तो यानी अगर इसी का लेना है तो फाई इज इक्वल्स टू ई एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई कितने हैं बेटा, फाई वन, फिर से फाई टू, फाई थ्री, हाँ फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री। इस बार ये बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इधर इधर है, तो अगर इस कर्वेचर पर इसका एरिया वेक्टर देखो तो ऐसा ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल बिटवीन देम 90। तो इस बार जो कर्व्ड सरफेस है, लेट्स से 3 है, तो ये कितना हो गया, 0, बिकॉज थीटा 90। रुक जा, समझ आई ये बात जो मैंने अभी बोली है, पक्का? ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब कह दो दोनों में ही एंगल 0 डिग्री, बोल दो एक बार कि दोनों में एंगल 0 डिग्री। बात हमें समझ आ गई है सर? इसीलिए मैंने बोला कि प्लस की फील्ड इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, क्योंकि बहुत पतली शीट है। तो दो क्या हो गया, ये हो गई आपकी ई एस और ये भी हो गई ई एस, तो ये हो गया 2 ES इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एस कितना, सरफेस एरिया कितना, तुम लोग मुझसे एक बार समझ लेना है सर। हाँ, सिलेंडर का सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये वाला। हाँ, है ना, ककम्बर की जब एक पीस काट के जो स्लाइस निकालते हो, कैसा दिखता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो दैट इज पाई आर स्क्वायर ना। सिलेंडर की बोतल के दोनों साइड में वही तो है। 2 पाई आर स्क्वायर जैसी कोई चीज होती नहीं है।
ठीक है, वो तुम दो एरिया को ऐड कर दो तो बात अलग है। कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, सीधी सीधी जाएगी ये। किसी को क्या पता कौन है। सही बात है, ये तो गुमनाम है सर, हम तो आपकी बेइज्जती होगी, आपके स्टूडेंट है उनको ये आता है। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया दैट इज सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई। थिक शीट में क्या, दो थिन शीट को ऐड कर दो। मैं कर नहीं रहा, क्या ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा? कैपेसिटर वाले भैया, मैं नहीं कर रहा हूं इसको, मैं होलोस्फेयर पे जा रहा हूं सीधा, तुम्हारे लिए छोड़ दिया इतना काम। होलोस्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर, तो जब इसको नहीं कर रहे तो इसके लिए जगह भी नहीं छोड़ेंगे ज्यादा। होलोस्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर, ये भी कर ही देते सर, स्पून फीडिंग की आदत हो गई है। होलोस्फेयर बोले, मेटेलिक शेल बोले, सॉलिड कंडक्टर बोले, तीनों यही है। होलोस्फेयर बोले, मेटेलिक शेल बोले, सॉलिड कंडक्टर बोले, तीनों यही हैं। ये एक मेटेलिक स्फेयर है, हमने इसके अंदर एक चार्ज दिया, प्लस क्यू है तो मेटल है, मेटल है तो मेटल ने क्या किया कि अपने साइड में नेगेटिव चार्ज पोलराइज कर दिए। हमने इसके अंदर एक चार्ज एम्बेड किया, इसने साथ में नेगेटिव पोलराइज कर दिए। भाई इस सरफेस के पास तो पहले तो न्यूट्रल था ये। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर नंबर 1, तो वहां पे मैं ये बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुनना, कराएंगे आप, वो तो समझो, उसमें तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। प्लस यहां पर है तो ये न्यूट्रल था तो ये नेगेटिव पोलराइज हो गया और इस साइड में पॉजिटिव आ गए। तो क्या मैं बोल दूं कि जिसको ये अंदर वाले चार्ज नहीं दिख रहे हैं, सोचो अंदर न्यूट्रल, अंदर तो न्यूट्रल स्टेट आ गई ना, अंदर कोई भी चार्ज, नेट चार्ज कितना हो गया अंदर? 0, बिकॉज ये अपने सामने उतने ही तो पोलराइज करेगा जितना इसका मैग्नीट्यूड है, उतने ही तो पोलराइज करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता ये। तो अंदर प्लस और बराबर माइनस तो नेट 0। क्या मैं बोल दूं कि व्हेन यू प्रोवाइड अ charge on a metal sphere, it will resides on its surface। नहीं समझी नहीं मेरी बात, तो सुनो पहले। जो बच्चे, पहले तो ये इसका अमाउंट इसके अमाउंट के इक्वल है और इसका अमाउंट इसके अमाउंट के इक्वल है, बात समझ आ रही है? अब ये दोनों को मैं मिला दूं तो नेट चार्ज अंदर 0, बाहर ही खाली दिख रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जब आप प्लस को अंदर दोगे तो वो कूद के बाहर आ जाता है? क्या दोनों बात सेम नहीं है? तो अगर कोई ऐसे लिखता है और ट्रू फॉल्स खेलता है तो हो जाएगा कि आप मेटल के अंदर चार्ज दे दोगे तो वो बाहर आ जाएगा। वो स्ट्रेट बोल दे बात ठीक है, लेकिन पीछे का मैकेनिज्म यही है क्या? नहीं, अंदर पोलराइजेशन होते हैं तब वो उतना अमाउंट बाहर आता है, अंदर नेट चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, पर हाँ कुछ बोलना चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएंगे, हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऐसा लगता है बेटा। इक्वल इंडक्शन, इंडक्शन हमेशा इक्वल में होता है। कैपेसिटर में क्या होता था, जितने चार्ज आएंगे उतना ही सेकंड प्लेट इंड्यूस करती है,
आप उतना ही तो वेट उठा सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जितने से कैपेसिटी उतना उसने यूटिलाइज कर लिया। हाँ, ठीक है, जो बाकी बच्चों में है वो क्या करेंगे? इसने इस मेटल स्फेयर के जो चार्ज हैं, वो यूटिलाइज मैं इसको, अगर इसको और डीप में जाना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ले जाते हैं, ठीक है, भी वरना फिर ये यहीं रुक जाएगी। लेकिन एक बात को, ये बात समझ आ रही है कि ये जो चार्ज है, अगर मैं यहां दूं तो अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे बाकी पॉजिटिव। अब एक बात बताऊं, मैं इसको ऐसे हटा दे रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको अंदर से हटा दिया मैंने ऐसे। अब एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। देखना गॉसियन सरफेस कहां कहां बना रहे हैं। लेट्स से सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह निकालने में इंटरेस्टेड है हम लोग, तीन जगह। एक यहां पर इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द एक्चुअल सरफेस, एक यहां पर ऑन द एक्चुअल सरफेस, एक यहां पर आउटसाइड द एक्चुअल सरफेस। तो जो इनसाइड द एक्चुअल सरफेस है, क्या मैं यही बोला था मैंने कि जहां पर फील्ड निकालनी होती है वहीं से गॉसियन सरफेस पास करता है, वहीं से पास कर गया। तो ये इनसाइड वाला गॉसियन सरफेस है। एक सरफेस यहां पर भी बना हुआ है, एकदम एकदम क्लोज बनाना, ठीक है, एकदम क्लोज। ये ऑन द सरफेस वाला गॉसियन सरफेस है। और एक बना हुआ है कहां पे बेटा, आउटसाइड। देखो ये हो गया कैपिटल रेडियस एक्चुअल आर। सुनना है ना, सुनते जाना साथ साथ। यहां पे लिखने की स्पीड कम, ऑब्जर्व करने की ज्यादा। ये स्मॉल आर है, तो अगर मैं तीन केस बनाऊं और मैं बोलूं एक केस में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर, एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या, स्मॉल आर वेरिएबल है, एक वेरिएबल लेंथ है जिसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं। ये स्मॉल आर वेरिएबल लेंथ है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं अब इनसाइड द सरफेस की, मैं बात कर रहा हूं अब ऑन द सरफेस की, और मैं बात कर रहा हूं अब आउटसाइड द सरफेस की। बेटा इनसाइड द सरफेस नेट चार्ज कितना हो गया था, तो ई एस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन ही जीरो कर दिया तो ई जीरो हो गई। या अब ऐसे सोचो, इसकी रीजनिंग सोचो बच्चों, कि यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, अंदर ही अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई थी। जितनी इधर सेटअप हुई थी उतनी अपोजिट में भी तो सेटअप हुई थी, और जितनी इधर सेटअप हुई थी उतनी इधर भी सेटअप हुई थी। तो एक दूसरे को उन लाइन ने कैंसिल कर दिया, जीरो हो गई। ये थियोरेटिकल रीजनिंग, ये मैथमेटिकल आंसर, दोनों तरीके से। इनका तो कुछ नहीं होना, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। एस कितना है यहां पर, 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वो वॉल्यूम होता है, वो भी 4/3 करके, वो भी आएगा अगले में। 4 पाई r² इज द सरफेस एरिया। अब तो हाँ देखो, ये पूरा आएगा ना पूरा, तो ये कितना हो गया, क्यू टोटल हो गया ना, पूरा क्यू टोटल हो गया ना इसके पास। तो एप्सिलॉन नॉट ई कितना हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय r²। बाहर के लिए सब कुछ सेम आएगा, बस स्मॉल r² आ जाएगा यहां पे, ठीक है, कर दोगे इतना। ये बाहर का है बेटा, ये क्वेश्चन आता है
prove that electric field due to a point charge is same as the electric field due to a spherical shell. तो प्रूव में ये वाली और ये वाली दोनों करके दिखानी होंगी आपको। ये तो हो जाएगा बच्चों। बेटा ग्राफ बनाने में मदद करो इसकी जरा। अगर ये E है, ये R है, तो सेंटर से शुरू होता है हमेशा ग्राफ। तो सेंटर से तो एक डिस्टेंस तक तो कुछ आया ही नहीं था, और फिर उसके बाद ऐसा गया ग्राफ। ये कौन सा रीजन है? जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, इनसाइड है। ये कौन सा एक पोजीशन है? स्मॉल r इज इक्वल्स टू R है। और ये कौन सी पोजीशन है? स्मॉल r इज ग्रेटर देन R है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है तो एक अब आ जाएगी, आवाज आ रही है? सरफेस पर आके मैक्सिमम हुई थी, देन फिर रिड्यूस हुई थी। पूछी तो नहीं जाती है ज्यादा सॉलिड वाली, बट हम करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बेटा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ठीक है, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड को अगर मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज पूरे अंदर तक जाएंगे। यहां पे कुछ भी कैपेसिटर में आपने एक बार डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा था और एक बार कंडक्टिंग मटेरियल को रखा था। कंडक्टिंग मटेरियल में आपने नोटिस किया था कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने से आ रही है अंदर उतने ही चार्ज इंड्यूस हुए थे। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बट डाइलेक्ट्रिक में कम होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मींस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी तो हो सकता है डाइलेक्ट्रिक। उतने चार्ज नहीं कर सकता हो, क्या पता। जैसे वुड का पीस डाल दिया तो मेटल की प्लेट के बराबर चार्ज थोड़ी इंड्यूस कर लेगा अपने अंदर, कम होती है। तो इस केस में जो हम अंदर कैंसल कर रहे हैं ये मेटल सरफेस था, जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन हुआ था कि सर इतने ही थोड़ी करेगा ये इंड्यूस। तो मेटल में तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट हुई थी वहां पे कैपेसिटर में। अब यहां पे आ जाओ, ये तो मैं तुम्हारी बात का आंसर देने के लिए बात छेड़ी थी मैंने। ये नॉन कंडक्टिंग है, लेट्स से रबड़ बॉल, चार्ज है इसके पास, अंदर तक है, वॉल्यूम तक, यहां का कोई केस नहीं है इंड्यूस होगा नहीं होगा, ऐसा अंदर तक है। तो बेटा अगर अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इस पर और इस पर, तीन पर, तो इस बार तो अंदर जो गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा उसके अंदर तो चार्ज है, यहां नहीं था। आओ एकदम टॉप यहां पर ये गॉसियन सरफेस रहेगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज है? टोटल चार्ज हो गया इसके अंदर, तो इसके अंदर तो टोटल चार्ज हो गया, और इसके अंदर भी तो टोटल चार्ज हो गया। मतलब प्रॉब्लम देने वाला कौन है? सिर्फ अंदर वाला। तो अंदर वाला मैं सॉल्व करूंगा, बाकी तुम करोगे। तो हम कर रहे हैं फिर से तीन केस। स्पेस कम बचा है मेरे पास यहां, तो थोड़ा कॉपरेट करें। जब R लेस देन कैपिटल R, सॉरी हाँ लेस देन कैपिटल R, विच इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, विच इज स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। ठीक है, अब सुनना जरा,
पानी की एक ड्रॉप की डेंसिटी वही होती है जितनी एक बाल्टी, एक बकेट, एक टैंक के पानी की होती है, डेंसिटी तो वही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को मैं उठा रहा हूं, तो मैं ये बोल दूं क्या, मैं सिर्फ इनसाइड के लिए सॉल्व कर रहा हूं, बाकी के लिए आप करेंगे। मैं ये बोल दूं क्या कि डेंसिटी ऑफ दैट पार्ट, जितना अंदर वाला जो सर्कल है इनसाइड, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ टोटल। ये वाले सेक्शन, इतने स्फेयर की जो डेंसिटी होगी, क्या वही टोटल की नहीं है? बात ही तो कर रहा हूं। एक ड्रॉप पानी की जो होगी, एक बकेट की भी तो उतनी होगी। हाँ किया करो, ऐसे आंख नहीं पढ़नी आती बेटा मेरे को। डेंसिटी होती क्या है यहां पे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इनसाइड पर यूनिट वॉल्यूम विच इज 4 बाय स्मॉल आर क्यूब, है ना, इनसाइड, इज इक्वल्स टू, क्या हुआ, सब ठीक है? सिर दर्द हो रहा है? अभी होने लग गया। तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया, एक पेज पे डाल दी सारी चीजें मैंने। डेंसिटी टोटल बेटा, क्यू टोटल अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई पाई कैंसिल, so q inside is equals to q into small r cube by capital R cube. Now use Gaussian surface वाला फॉर्मूला। यही तक का काम अलग था, खाली क्यू इन तो मिल गया ना, क्यू इन मिल गया। ES is equals to q in by epsilon naught, where S is equals to, S क्या है ये, इनसाइड वाले गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो E इज इक्वल्स टू, चलो अब जंग शुरू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नीचे हो गया, इसको मैं अलग कर लूं। अब नीचे एक और है क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू इन की जगह क्या लिख दूं, ये पूरा क्यू टोटल इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, कैंसल, एक आर बच गया। E इज इक्वल्स टू के क्यू आर बाय आर क्यूब। इसका मतलब इनसाइड के लिए ये तो फिक्स है, यही तो वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये इनसाइड का काम है सारा। चल रहा है बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बाकी का काम आप कर दोगे, बाकी का कुछ नहीं है, सेम आएगा, इसकी तरह सेम आएगा, ठीक है। ये इनसाइड का काम था। सरफेस पे कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड पे कितना आ जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ग्राफ देखने लायक है इसका। हाँ, आउटसाइड पे अलग अलग केस है, राइट, हम ऐड नहीं कर रहे उसको। किसकी तरह? नहीं नहीं, ये 3 अलग केस है। इसमें क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन खुद पूछा है कि मुझे यहां पे भी बताओ, यहां पे भी बताओ और यहां पे भी बताओ, 3 केस। सुनना बेटा जरा, 1 सेकंड पॉज लेके बच्चों। अंदर वाली फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस बार एक लाइन स्ट्रेट बनेगी यहां तक। उसके अब ये कहां पे आ गए, सरफेस पे आ गए, ये सरफेस पे आ गए। देन उसके बाद में ये गिरना शुरू होगा, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, एंड बाकी का तो यू नो। ऑल एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इन 1 पेज।
मेजर चंक खत्म हो गया हमारा। कि ये क्यूब है, इस क्यूब को मैंने एक चार्ज दे दिया, क्यूब के अंदर एक चार्ज रख दिया, इसके पास टोटल फ्लक्स कितना होगा? सारे basis का नहीं है, पूरे process में charge है। इसमें चार्ज है। गॉस क्या बोलता है? जब भी चार्ज इनसाइड द सरफेस है तो यही तो बोलता है, अगर इनसाइड द क्लोज सरफेस है तो इसके पास इतना हो जाएगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल कितना हो गया? क्यू इन की जगह क्यू इन कितना है? टोटल हो गया क्यू। मैंने ये इसलिए यहां लिखा कि जो एक्चुअली में गॉस ने बोला, ये तो एप्लीकेशन थी, तुम्हें बात भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक क्यूब था विच इज अ क्लोज सरफेस, मैंने उसके अंदर एक चार्ज रखा विच इज इनसाइड द सरफेस। तो गॉस ने क्या बोला कि whenever a charge enclosed in a inside the surface, the total flux phi is equals to E dot ds is equals to q in by epsilon naught। तो phi is equals to q by epsilon naught। बट क्वेश्चन ये देगा और पूछेगा क्या? एक फेज से कितना पास हो रहा है। तो अगर सबसे इतना पास हो रहा है तो बाय 6, शाबाश, समझ गए बेटा? ठीक है, इस तरह की चीजें क्वेश्चन करते टाइम सामने आएंगी आपके, तो ऐसे घबरानी या नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हमने क्वेश्चन थोड़ी करे हैं बहुत सारे। हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। लाइन नंबर, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, excess charge on a conductor, excess charge on a conductor resides on its outer surface, resides on its outer surface। ये बात मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्योंकि मैं हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा, क्या मुझे ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ये हमने अभी अभी देखी है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, हमने लॉजिकल निकालते हैं। क्या बात कर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसकी है? इनफाइनाइट लॉन्ग, सेकंड नंबर किसने कहा? गॉस। रिंग से, रिंग की करनी है कूलम से, कोई नहीं। सो ऐसा नहीं है कि रॉड की कूलम से नहीं हो सकती इन सब की कूलम से हो सकती है, लेकिन वो मैं दूंगा ना 2-3 पेज की है, कोई मतलब नहीं है करने का। तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, ले लेना, कोई फायदा नहीं है। वो स्कूल में नहीं आता, लेकिन स्कूल में नहीं आता, लेकिन वो स्कूल से आगे जाए, और नीट में भी नहीं आता, वो जेई में आता है। मैं बता दूं आपको, नीट में भी नहीं आते, वो जेई में आने के चांस होते हैं, ठीक है ना? बेसिकली बेसिकली जैसे रॉड है, अब अगर उस रॉड में कुछ चेंजेस किए बेटा, तो गॉस के थ्रू वो नहीं हो पाएगा। गॉस सिमेट्रिसिटी पे काम करता है। अगर रॉड की लेंथ में कुछ चेंज कर दिया कि वो लेंथ कहीं पे थोड़ी सी बढ़ रही है, चौड़ी हो रही है, कहीं पे कम है, कहीं पे चार्ज ज्यादा है, कहीं पे कम है, कैसे करेंगे? गॉस से नहीं हो पाएगा, कूलम्स के अकॉर्डिंग पकड़ना पड़ेगा, फिर वो लेंथ ही जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब मेरे टास्क लिस्ट में है, बट पहले मैं वो सब कवर कर रहा हूं जो स्कूल पे तो हो जाए।
कुछ और बोलना चाह रहे हो, बोलो। नहीं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर is sigma by epsilon naught, is sigma by epsilon naught। बेटा ये कोई सरफेस एरिया एस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। हमने क्या किया, एक छोटा सा सरफेस एरिया यहां पे अज्यूम किया, छोटा सरफेस एरिया। क्या लिखी है प्रॉपर्टी, क्या लिखी है? चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब इस पोर्शन से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय गॉसियन सरफेस, तो मैं एक इंसर्ट करूंगा सिलेंडर। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड नीचे की तरफ दी होगी, बट ये एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। इनसाइड द सरफेस बाय गॉस कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इनसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बाय गॉस 0। तो ये पूरी ये कंसिडर करने की तो जरूरत ही नहीं है मुझे। मैंने लिया, फिर मैंने हटा क्यों दिया, मैंने वो बताया तुम्हें। बाहर की तरफ कितनी आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट्स से ई। सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, लेट्स से एस, ठीक है। और एक एरिया वेक्टर कौन सा है? ये वाला भी तो है, ये वाला। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये वाला एरिया वेक्टर किसी काम का होगा क्या? ये वाला एरिया वेक्टर एस। तो मेरे पास देखा जाए तो फिर से दो फ्लक्स के फॉर्म्स हैं। अगर मैं इससे पास होने वाले फ्लक्स को 2 बोलूं तो ये तो 0 ही हो गया, 90 डिग्री। फाइव वन कितना हो गया बेटा? E इंटू एस, यहां पे हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एस नीचे आया, Q बाय एस एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया है, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। करवा दिया, प्रूफ नहीं पूछेंगे, प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइन इज, नाम लिखो, प्रॉपर्टी क्या है वो लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज discontinuously at the surface of the conductor, at the surface of the conductor। discontinuously at the surface of the conductor। सिग्मा क्या आता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जहां पे ज्यादा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल ले रहा हूं मैं। सिग्मा कहां पे ज्यादा? जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां पे कम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर कम है? कहां पर रेडियस कम है, छोटा है?
1 पर रेडियस छोटा है, तो ρ1 इज लेस देन ρ2, तो E1 must be greater than E2 because sigma 1 is greater than sigma 2। ठीक है, वैसे भी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, डायरेक्टली तो रहेगा ही, E और सिग्मा डायरेक्ट रिलेशन में तो रहेंगे। वैसे तो ये नेक्स्ट वाली बात, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी पढ़ी कि फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर से 90 डिग्री पर रहती है। पर ये क्या लिखना चाहते हो? नहीं लिखना चाहते मत लिखो, बट ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, याद रहेगी बात। 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज 90 डिग्री पर रहेंगी, ठीक है। वो देख लेंगे, रुक जाओ पहले, ये तो मैं खैर हो गया। अब इसके इससे ज्यादा अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर या फिनिश है। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन से करा